श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। तो आइए साथियों, अब हम लोग KVS TGT संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत रुचिरा कक्षा 6 के एकादश 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है पुष्पोत्सवः। इसका अध्ययन करेंगे। तो यह जो चैप्टर आ रहा है, यह पाठ जो आ रहा है, यह व्याकरण के नियमों का निचोड़ आ रहा है, जो अब तक हम लोगों ने पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक में पढ़ा है। तो पाठ 1 से लेकर 10 तक में हम लोगों ने सारे अव्ययों का महत्वपूर्ण जो अव्यय हैं उनका प्रयोग पढ़ लिया है, उनकी सूची भी पढ़ी है। विभक्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने पुल्लिंग में 7 विभक्तियों का प्रयोग सीखा है, उसका अभ्यास किया है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया में तीनों ही वचनों में उनका अभ्यास सीखा है। सर्वनाम के अंतर्गत हम लोगों ने निकटवाची सर्वनाम जो एतद है उसका अध्ययन किया है, और दूरवाची जो सर्वनाम है तद, मकारांत सर्वनाम है किम इत्यादि का अध्ययन कर लिया है। तो उन्हीं सब व्याकरण के नियमों का इसमें निचोड़ आ रहा है। तो अब इनको पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। और आप लोग जब पढ़ा करें इसको तो कॉपी और पेन अपने पास रखा करें। तो जो जो भी लेक्चर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उनको नोट करा करें। पूरा देखा करें वीडियोज़ को, आधा देख के मत छोड़ा करें, क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा मैटर क्या पढ़ाया जा रहा है। जो न समझ में आए, चीज़ें नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको कमेंट करके बताया करें कि हाँ ये इसका क्या अर्थ है, या हमारे समझ में नहीं आया। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक किया करें, प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित किया करें, ताकि हमको भी और अच्छा करने की प्रेरणा मिले और अधिक करने की ऊर्जा भी मिले। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। कुछ अच्छा या बहुत अच्छा भी, किन्हीं किन्हीं संदर्भ में बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो आइए आप लोग जुड़िए इससे और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब पढ़ लेते हैं इस स्टोरी को। तो उत्सव प्रिय भारत देश है, इसका अर्थ है कि भारत देश त्योहार प्रधान है। यहाँ त्योहारों की प्रधानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वह कृषि और ऋषि प्रधान है। कृषि भारत की रीढ़ रही है प्राचीन भारत से ही। तो कृषि से ही जुड़े जितने भी उत्साह, जितनी भी हमारी संस्कृति निर्मित हुई है वह कृषि के कारण ही, कृषि मूलक ही है। जो त्यौहार मनाए जाते हैं वह कृषि के आधार पर ही मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल है त्यौहार, ओणम है, बिहू है इत्यादि। ये कब मनाए जाते हैं? जब फसल खेत से कटकर घर में आ जाती है तब मनाए जाते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो यह वसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वसंत ऋतु उस समय रहा करती है, वसंत ऋतु का मौसम हुआ करता है वो, और फसल जो है पकने को हुआ करती हैं। खेतों में जो रबी की फसल है वो लगभग अपने पूर्णाहुति की तरफ अर्थात पक जाती है, उसके पश्चात ही पक जाती है, और फिर वो कटाई मड़ाई होकर उसकी घर में आ जाती है। इन्हीं सब के उपलक्ष्य में ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जितनी भी संस्कृति है भारत की, जितने भी तीज त्यौहार हैं इत्यादि, वो सब इन्हीं कृषि मूलक संस्कृति से ही निकले हैं। तो इसीलिए भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है। और इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं तीज त्योहारों के माध्यम से जो भारतीय हैं, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान संस्कृति है, निरंतर खेतों में काम करना पड़ता है किसानों को, तो वो जो जीवन का आकर्षण, जो थोड़ा सा निरस्ता रहती है, उसको जीवन को आकर्षक बनाने के लिए ये सब किया जाता है। ये सब माध्यम है जो अंदर की निरस्ता रहती है, या फिर जो भी तनाव रहता है, उन सबको बाहर निकाल फेंकने का ये सबसे अच्छा तरीका है उत्सव प्रियता। क्योंकि ये बीच बीच में आते रहते हैं, 1-2 महीने के गैप से आते रहते हैं, तो वो जो महीने भर का वो गुबार रहता है अंदर, वो सब उसी के माध्यम से निकल जाता है। और परिवारों की एकता भी, जो पारस्परिक एकता होती है, वह भी इनसे प्रखर होती है और प्रगाढ़ हुआ करती है। तो अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ कहीं पर फसलोत्सव मनाया जाता है, होता है। कुत्रचित, यहाँ पे चित और चन प्रत्यय आते हैं। अनिश्चितता, जहाँ पे किसी चीज़ का निश्चय नहीं रहता है, अनिश्चय रहता है, वहाँ पर चित और चन का प्रयोग होता है। इनमें फ़र्क क्या है? चित प्रत्यय जहाँ भी लगेगा वो हलंत सहित आएगा, चन प्रत्यय जहाँ आएगा वो हलंत नहीं लिए रहता है। और अनिश्चय के अर्थ में ये आते हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, तो इत्यादि। यहाँ पे निश्चित नहीं है कि व्यक्ति विशेष कौन है वो, किंतु कोई है, इस प्रकार अनिश्चय है। तो अनिश्चय का बोध कराने के लिए चित और चन का प्रत्यय लगाया जाता है। दोनों ही अर्थ एक ही देते हैं, अर्थ एक है, किंतु इनका प्रयोग अलग अलग है। इनका जो कलेवर है वो अलग है। चित सदैव हलंत सहित आता है, चन सदैव हलंत रहित रहता है। तो यहाँ कहीं पर
फसलोत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित पशुत्सव भवत, कहीं पर पशुत्सव, कहीं, क्योंकि कृषि जो है, कृषि की रीढ़ होते, कृषि का जो आधार होते थे पशु ही होते थे, इसलिए कृषि और पशुपालन एक दूसरे की अन्योन्य है, एक दूसरे पर आधारित है, एक से ही दूसरे का अस्तित्व है। तो जहाँ कृषि है, जहाँ कृषि रहेगी वहाँ पशुपालन भी संभव है, जहाँ पशुपालन संभव है वहाँ कृषि संभव है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के परस्पर आधारित हैं। पशु रहेंगे तो उनके गोबर मूत्र से खाद बनेगी, खाद बनेगी तो खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फसल अधिक होगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी, और उन्हीं के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से खेत की बुआई जुताई इत्यादि होती है। जुताई में भी काम आते हैं, बुआई में भी वो काम आते हैं। और फिर पशुओं का अस्तित्व किससे है? कृषि से ही उनको भोजन मिलता है। कृषि है तो पशुओं के लिए भोजन है, अन्यथा नहीं है। इसी कारण दोनों ही परस्पर अन्योन्य है एक दूसरे के। तो कहीं पर यहाँ पे फसलोत्सव मनाया जाता है, जैसे ओणम हो गए, बिहू हो गए, पोंगल हो गए, ये त्योहार सब फसलों, होली हो गई, ये सब फसलों के ही से संबंधित उत्सव हैं। कुत्रचित पशुत्सव, कहीं पर पशुओं का त्योहार मनाया जाता है, जैसे बिहार में एक सोनपुर स्थान है, सबसे बड़ा पशु, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला वहीं पे लगता है, सोनपुर में। और कुत्रचित, फिर इसके पश्चात है कुत्रचित धार्मिक उत्सव है, कहीं पर धार्मिक उत्सव हुआ करता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव हुआ करता है। धार्मिक उत्सव है, कहीं पशुओं से कहीं पशुओं का त्यौहार होता है, कहीं धर्म प्रधान, धर्म या धर्मपरक त्यौहार हुआ करता है। भवती का अर्थ होता है। कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं पर वाहनों का उत्सव मनाया जाता है। अब वर्तमान जमाना ट्रांसपोर्ट का, अब ये ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है। अब हम नैनो तकनीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो ज़माना है, अब यह मीडिया इंटरनेट इत्यादि का ज़माना है। तो यानों ये सब ट्रांसपोर्ट जो है, आवागमन जो ग्लोबलाइज हो गया है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो ग्लोबलाइज हो गया है, भारत या फिर विश्व एक घर की तरह हो गया है। इन्हीं सब कारणों से ट्रांसपोर्ट, यातायात बहुत सुगम हो गया है, सबको जोड़ दिया गया है। कहीं भी अब यातायात की कोई समस्या नहीं है। आने जाने की गति अब तेज हो गई है। पहले पैदल चला करते थे तो गति बहुत धीमी हुआ करती थी मनुष्य की। इन्हीं सब कारणों से अब यानोत्सव, वाहनों का भी उत्सव मनाया जाने के, कि अभी जीवन में इनका बहुत ही महत्व है। जिसके घर के बाहर 4 पहिया खड़ी है तो उसकी बहुत बड़ी हैसियत मानी जाती है। पहले होता था हमारे यहाँ की, जिसके यहाँ खेती अच्छी है, खेती ठीक ठाक है, वो बहुत हैसियत वाला, वो ऊंची हैसियत वाला माना जाता था। लेकिन अब वो सब गौड़ हो गया है। खेत बाड़ी इत्यादि आपके पास कौड़ी भर भी न रहे, यदि 4 पहिया बाहर खड़ी है घर की, तो वही सबसे बड़ी हैसियत का कारण अब माना जाता है। तो जब अब बदलते हुए परिवेश के अनुसार, परिदृश्य के अनुसार जीवन की मान्यताएं भी बदल रही हैं। तो अब ये मान्यता है कि अब इसी कारण से यानोत्सव मनाया जाता है, वाहनोत्सव मनाया जाता है। जिसके पास वाहन है तो अब वो हैसियत वाला माना जाता है या फिर रसूख वाला माना जाता है। तो इसीलिए अब एक उत्सव यह भी हो गया है, शुरू हो गया है। और कहीं पर वाहनों का उत्सव मनाया जाता है। प्राचीन भारत में भी ऐसा होता था, किंतु ये मनोरंजन के लिए होता था। अब ये भी मनोरंजन है, जैसे विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं भी यानों से होती हैं। साइकिल दौड़ हुआ करती है। इसी प्रकार 4 पहियों की भी दौड़ हुआ करती है, जैसे माइकल शूमाकर इत्यादि हैं। तो ये सब वाहनों का जीवन में इसीलिए महत्व हो गया है, क्योंकि ये मनोरंजन के भी कारण है और आवागमन के भी कारण है। तो इनका यानोत्सव होना स्वाभाविक है। और कहीं पर वाहनों का उत्सव होता है। प्राचीन भारत में रथ दौड़ हुआ करता था, घुड़ दौड़ हुआ करता था। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य अपना मनोरंजन करता था। तो एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इन्हीं सब में से एक है, यहाँ इन्हीं सब उत्सवों में से, जितने ये उत्सव मनाए जाते हैं, शस्योत्सव, पशुत्सव, धार्मिक उत्सव, यानोत्सव, इन्हीं सब त्योहारों में से एक त्योहार है ये। एतेषु है, ये निकटवाची सर्वनाम है और पुल्लिंग में है, षष्ठी बहुवचन, ये सप्तमी बहुवचन में आ रहा है। पुल्लिंग में है, सप्तमी बहुवचन में बन रहा है। किस लिए? क्योंकि ये बहुत सारे उत्सव हैं, उन्हीं में से एक है, आधार में आ रहा है, इसलिए सप्तमी बहुवचन आ रहा है। एतेषु, इन्हीं में से है एक, इन्हीं में से एक है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, पुष्पोत्सव।
यहाँ पे समस्त पद बन रहा है। पुष्पा नाम उत्सवः पुष्पोत्सवः, तो ये षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। इन्हीं में से एक है फूलों का उत्सव। इस प्रकार अयम अयम, इसको फूल वालों की सैर कहते हैं। हिंदी में इसको फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम, यह फूल वालों की सैर इति नामना, इस नाम से, नाम नामनी नामानी नाम नामनी नाम नामना, ये तृतीया एक वचन में है। तृतीया एक वचन में ये पद आ रहा है। इति, इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध प्रथमांत है, अस्ति अस धातु है, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। देहल्याम, देहली क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सप्तमी एक वचन में आ रहा है। देहल्यम, देलही में, मेहरौली क्षेत्र, मेहरौली नामक स्थान पर, मेहरौली नामक, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में, ये क्षेत्र क्या है, सप्तमी एक वचन में है। देलही में मेहरौली नामक क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने, मासे में सप्तमी विभक्ति आ रही है, सप्तमी एक वचन, अक्टूबर के महीने में इस अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। किसका, पुष्पोत्सवः, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है, कहाँ पे होता है, तो स्थान को भी याद किए रहना है। देलही, देहल्याम मेहरौली क्षेत्र, देलही में मेहरौली नामक क्षेत्र में किस महीने में होता है, तो अक्टूबर के महीने में। दिल्ली के मेहरौली में अक्टूबर महीने में, इसको हम लोगों को याद किए रहना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा, 2 प्रश्न आराम से बन जाएंगे। तो दिल्ली के मेहरौली नामक क्षेत्र में अक्टूबर महीने में फूलों के त्योहार का आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर, अस्मिन अवसरे, अवसरः, ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है, इसीलिए इसके साथ जो सर्वनाम, इसका द्योतक जो सर्वनामिक विशेषण आ रहा है, यह भी सप्तमी एक वचन में आ रहा है। अस्मिन, अस्मिन अवसरे, अवसरे दोनों ही एक दूसरे के विशेष विशेषण है, इसलिए समान लिंग समान वचन समान विभक्ति में आ रहे हैं। तत्र, तत्र अर्थात उस स्थान पे, बहुविधान पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ मेहरौली क्षेत्र में, मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में बहुत बहुविधान जितने प्रकार के फूल होते हैं, भारत में उपजाए जाते हैं, जिनकी जितनी उपज होती है उनकी, वो सारे पुष्प वहाँ, सारे पुष्पों के रंग वहाँ पर एक साथ दिख जाते हैं। दृश्यन्ते, पुष्पाणि कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आई। दृश्यन्ते आत्मनेपदी धातु है ये। बहुविधान पुष्पाणि दृश्यन्ते, परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, किंतु आकर्षण का जो मुख्य केंद्र है, परम, किंतु, इसका अर्थ है किंतु, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुखम आकर्षण दोनों ही प्रथमांत है, प्रथमा एक वचन में है। प्रमुखम आकर्षणम तु, प्रमुख आकर्षण, तू का अर्थ है तो, अव्यय है, किंतु प्रमुख आकर्षण तो है फूलों से बना हुआ, फूलों से बने हुए पंखे। आकर्षण का प्रमुख केंद्र कौन है, फूलों से बने हुए पुष्प निर्मितान, पुष्पा नाम निर्मितान, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो रहा है। पुष्पा नाम निर्मितान, पुष्पों से बने हुए, पुष्पों से बने हुए पंखे, पंखे हाँकने वाले पंखे, गर्मी दूर भगाने वाले। जनाह एतानी, जनाह क्या है, पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में। जनाह एतानी, एतानी ये पुष्प नपुंसक लिंग में है, तो ये भी नपुंसक लिंग में है। एतानी पुष्प व्यजनानी योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग, तो इस पंक्ति के भाव के अनुसार ये नपुंसक लिंग में द्वितीय बहुवचन में आएगा। लोग इन फूलों के पंखों को, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में, योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी, बख्तियार काकी ये सूफी संत थे, सूफी संत थे, इनकी समाधि वहाँ पे बनाई गई है। तो योग माया के मंदिर में, ये मंदिर सप्तमी एक वचन में है, योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी, इस इत्यस्य, इत्यस्य का अर्थ है इस नाम की समाधि स्थल पर, इस नाम की, और इस नाम की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। कहाँ पे, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में, क्योंकि मंदिर तोड़कर ही मुसलमान उसी के मलबे से अपने जो मस्जिदें बनाते थे और समाधि स्थल बनाते थे, इसीलिए योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की जो समाधि है वो होना सामान्य सी बात है। मंदिर तोड़कर ही ये बनाए जाते थे, हो सकता है कि योग माया मंदिर बाद में बनाया गया हो। तो लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में स्थित बख्तियार काकी संत की जो समाधि है, इसी समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं।
योगमाया के मंदिर में जाकर, मंदिर के प्रांगण में ये बना हुआ है, समाधि स्थल बना है, इसी समाधि स्थल पर जाकर वो फूलों के पंखों को चढ़ाते हैं। अर्पयंत, अर्पयंत का अर्थ है चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिका पुष्पैः अन्ये जपा कुसुमैः अपरे मल्लिका मल्लिका पुष्पैः इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। बहुत सुंदर पंक्ति है ये। केचन, कोई, कोई गुलाब के फूल, कोई गुलाब के फूलों से बने हुए, कोई कोई कनेर या कंदैल के फूल से बने हुए, अन्य अन्य गुड़हल के फूल से बने हुए, और दूसरे मालती के फूल से बने हुए, और अन्य जो हैं इतरे इतरे और लोग जो हैं वो गेंदा के फूलों से बने हुए, गेंदा के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। नयंती, नए कर्ता बहुवचन में है तो ये क्रिया भी बहुवचन में आई। जनाह है ना, जनाह होने के कारण नयंती है। केचन, केचन ये बहुवचन में है, ये इसीलिए क्रिया इसके साथ बहुवचन किया। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की, ये भी अन्य पुरुष है। पाटल पुष्पई है, पुष्पई क्या है, नपुंसक लिंग है, तृतीय बहुवचन में है। निर्मितान बने हुए, नपुंसक लिंग में है इसलिए बने हुए कहेंगे, ये भी नपुंसक लिंग में है, तृतीय बहुवचन में है। अन्य इतरे ये सब सप्तमी में आ रहे हैं। अपरे इतरे ये सब सप्तमी एक वचन में आ रहे हैं। अन्य जपा कुसुम ये भी तृतीय बहुवचन बनेगा नपुंसक लिंग में, तृतीय बहुवचन नपुंसक लिंग में, ये भी तृतीय बहुवचन नपुंसक लिंग में बन रहा है। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, यह उत्सव, यह त्योहार, अयम उत्सव प्रथमांत हैं दोनों ही, यह उत्सव दिवसत्रयम 3 दिन तक, यावत, यावत का अर्थ है तक, 3 दिन तक, दिवसत्रयम यावत 3 दिन तक चलता रहता है, चलता रहता है या चलता है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में, ये दोनों ही सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं, पुल्लिंग में सप्तमी बहुवचन में। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन 3 दिनों में, एतेषु दिवसेषु का अर्थ है इन 3 दिनों में पतंगानाम उड्डयनम अर्थात पतंगबाजी इसको कहेंगे। पतंगबाजी, विभिन्न प्रकार के खेल, और मल्ल युद्ध या फिर कुश्ती, विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती भी आयोजित की जाती है, प्रचलित है, प्रचलित कुश्ती भी होती है या फिर आयोजित की जाती है। विगतेभ्यः दिवस द्विदिवस, विगतेभ्यः यहाँ पे क्या दे रहे हैं, विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः, विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः बीते 200 वर्षों से, बीते 200 वर्षों से पंचमी बहुवचन में ये पद आ रहा है, दोनों ही पंचमी बहुवचन में आ रहे हैं। बीते 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को जनान क्या है, द्वितीय बहुवचन में है, पुल्लिंग में है द्वितीय बहुवचन। यह फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है, या आनंदित कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, या उनका मनोरंजन कर रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। उनका लोगों का मनोरंजन कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, उन्हें आनंदित कर रहा है इत्यादि। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा रुक गई थी। स्थगिता आसीत क्या है, ये लंग लकार की क्रिया, लंग लकार एक वचन में है, बीच में, मध्य सप्तमी एक वचन में है। इयम परंपरा जो है स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसके साथ जो मकारांत सर्वनाम आया, मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये जब षष्ठी में बनेगा तो इसका ये रूप बनेगा। परम स्वतंत्रता प्राप्ति, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मन को हरने वाली परंपरा फिर समारब्धा, परंपरा स्त्रीलिंग में है इसलिए समारब्धा, ये जो क्रिया आ रही है ये समारब्धा, आरब्धा यह इसमें कृदंत प्रत्यय लग रहा है। कृदंत प्रत्यय ये इसी लिंग के अनुसार आ रहा है, लिंग के अनुसार यह पद बन रहा है। कृदंत प्रत्यय लगे के यह शब्द स्त्रीलिंग में आ रहा है, क्योंकि कृदंत प्रत्यय लगता है। कुछ कृदंत प्रत्यय ऐसे हैं जो लगते हैं तो उनके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा फिर से प्रारंभ हो गई।
पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी सोल्लासम, आज भी, अद्यापि का अर्थ है आज भी, अद्यापि आज भी, फूलों का उत्सव आज भी सोल्लासम, उत्साह सहित, उल्लास और उत्साह से, इसको कहेंगे सोल्लासम सोत्साहम च, उल्लास और उत्साह से चल रहा है, प्रचलति चल रहा है, ये इसका अर्थ हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पीडीएफ से भी आप देख के पढ़ सकते हैं। विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयते। बीते 200 वर्षों से, सप्तमी दोनों ही पंचमी बहुवचन में, विगतेभ्यः वर्षेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः, ये दोनों ही पद जो हैं वो पंचमी बहुवचन में है। बीते 200 वर्षों से यह फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। जनान द्वितीय बहुवचन में, आनंदयति प्रथमांत है। मध्य यम परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा रुक गई थी, रुक परंपरा, यम परंपरा स्त्रीलिंग है, इसी कारण इसके साथ जो सर्वनाम आया वह भी मकारांत सर्वनाम आया, स्त्रीलिंग में आया। यम इमे इमा इसका शब्द रूप चलता है। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्ध है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मन को हरने वाली परंपरा फिर से शुरू हो गई। अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलित, आज भी यह परंपरा उल्लास और उत्साह से जारी है या निरंतर चल रही है। ये हो गया इसका स्टोरी का भावार्थ सहित, हम लोगों ने जब व्याकरण भी आ रहे थे उन सबका व्याख्या सहित अध्ययन कर लिया। अब इसमें जो शब्दार्थ आ रहा है उसको पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी। लव फॉर फेस्टिवल्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे कुत्रचित, कहीं पर। समवेयर इंग्लिश में कहेंगे। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स इंग्लिश में कहेंगे पशुत्सव, पशुओं का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव, तो फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतम इनमें से एक, वन ऑफ मैनी। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इति नामना, इस नाम से। बाय दिस नेम इंग्लिश में कहेंगे अवसर पर। तो ऑन दिस अकेजन, अकेजन कहेंगे इसको, अकेजन। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से बने हुए, मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानि, पंखे। फैंस इंग्लिश में कहेंगे पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे। फैन ऑफ फ्लावर्स। समाधि स्थले, दरगाह हिंदी में कहते हैं ऑन द बैरियल प्लेस। शब्दार्थ के अंतर्गत आगे है अर्पयंती, अर्पित करते हैं। ऑफर इंग्लिश में कहेंगे इसको पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से। तो विथ रोज फ्लावर्स इंग्लिश में कहेंगे कर्णिका पुष्पई, कनेर के फूलों से। विथ ओलियंडर फ्लावर्स। फिर जपा पुष्पई, गुड़हल के फूलों से। विथ चाइनीज रोज, मल्लिका पुष्पई, चमेली के फूलों से। विथ जैस्मिन फ्लावर्स। नयंती, ले जाते हैं। टेकिंग या फिर ब्रिंग कहेंगे। यावत तक, अप टू इंग्लिश में है। प्रचलती, चलता है। कंटिन्यू इंग्लिश में कहेंगे पतंगा नाम, पतंगों का। ऑफ काइट्स इंग्लिश में कहेंगे इसको उड्डयनम, उड़ाना। फ्लाइंग। और मल्ल युद्धम हिंदी में कुश्ती कहते हैं इसको, कुश्ती। इंग्लिश में इसको रेसलिंग कहेंगे। तो अभ्यासा को पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से एकादश पाठ है। इस पाठ की एक्सरसाइज या अभ्यास के माध्यम से अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखाया जा रहा है। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग तीनों ही वचनों में कैसे उसका प्रयोग होता है, उन प्रयोगों को दिखाया जा रहा है। तीनों ही वचनों में, तीनों ही लिंगों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस प्रयोग को रुचिरा कक्षा के 11वें पाठ के अंतर्गत सिखाया जा रहा है। अब यही फिर आगे की जो कहानियाँ आएंगी उनमें इनका जो निचोड़ दिया जाएगा, इनका प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाएगा। यहाँ तो व्याकरणिक दृष्टि से इनका अभ्यास कराया जा रहा है। इसके पश्चात जो स्टोरियाँ आएंगी, रुचिरा के कक्षा के अन्य पाठों में जो कहानियाँ आएंगी उनके माध्यम से इनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाएगा। यही रणनीति है व्याकरण सिखाने की NCERT द्वारा निर्धारित संस्कृत की पुस्तकों में। तो अब अभ्यास के अंतर्गत 11वें चैप्टर में जो अभ्यास आ रहा है, इसका दो हेडिंग को एक साथ पढ़ेंगे। पहली और दूसरी हेडिंग को पढ़ेंगे, इसके पश्चात
तीसरी चौथी हेडिंग को एक साथ पढ़ेंगे, फिर पाँचवीं छठवीं हेडिंग को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सारी हेडिंगों को बोर्ड पे एक साथ नहीं लिख सकते, तो दो दो हेडिंग को लिखकर दो दो हेडिंगों को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग लिखकर। पहली हेडिंग के अंतर्गत दे रहे हैं वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनानुसारम, वचनानुसारम क्या है? ये प्रथमांत है। वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को, स्थानम नपुंसक लिंग है, द्वितीय बहुवचन में आएगा। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए या भरो। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है ये। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक एक हिंट दे रहे हैं। सप्तमी विभक्ति में विभिन्न प्रकार के विभिन्न लिंगों में शब्द आ रहे हैं। इन बस इनकी एक एक विभक्तियों का, अर्थात एक एक वचन में इनका, सप्तमी विभक्ति की किसी एक वचन में, तीनों ही वचनों में से किसी एक वचन में उस शब्द को दे रहे हैं। बाकी दो वचनों को हम लोगों को भरना है कि सप्तमी, इसी यह रणनीति है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे, उसको अभ्यास कैसे किया जाता है, उस अभ्यास को सिखाने का ये तरीका है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी आएगी उसमें इसका व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मंदिरे मंदिरयोः मंदिरे मंदिरेषु, मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु। मंदिरे ये सप्तमी एक वचन में है, मंदिरयोः सप्तमी दो वचन में है, मंदिरेषु सप्तमी बहुवचन में है। सप्तमी बहुवचन में यहाँ लिंग कैसे पहचानेंगे? तो लिंग जैसे नपुंसक लिंग के शब्द हैं वो भी तृतीया विभक्ति, प्रथमा द्वितीया के पश्चात 3 से लेकर सप्तमी विभक्ति 7 विभक्तियों तक वे सभी पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो नपुंसक लिंग के भी जितने शब्द आएंगे उनका शब्द रूप पुल्लिंगवत ही चलेगा सप्तमी विभक्ति में। पुल्लिंग के जो शब्द आएंगे उनका भी शब्द रूप समान ही, नपुंसक लिंग के समान ही सप्तमी विभक्ति में चलेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग के सारे शब्द जो हैं वो प्रथमा द्वितीया के पश्चात उनका शब्द रूप, उनका लिंग पुल्लिंगवत ही, उनका शब्द रूप पुल्लिंगवत, उनका लिंग चेंज नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि कोई नपुंसक लिंग है तो तृतीया विभक्ति पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति में आके वो पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग उसका लिंग नहीं बदलेगा, किंतु शब्द रूप बदल जाएगा, शब्द रूप उसका पुल्लिंगवत ही चलेगा। ये संस्कृत में नियम है। इस प्रकार इन्हीं सप्तमी विभक्ति का अभ्यास तीनों ही लिंगों में कैसे उसका शब्द रूप बनता है यह सिखाया जा रहा है। तो उदाहरण दे रहे हैं, मंदिरे मंदिरयोः मंदिरे, सप्तमी एक वचन में है, ये सप्तमी दो वचन में है, सप्तमी बहुवचन में है। अब अवसरे, अवसरे क्या है? सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी एक वचन में है, सप्तमी एक वचन में है तो सप्तमी दो वचन में जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा अवसरे अवसरयोः, अवसरे अवसरयोः, अवसरेषु अवसरेषु। पुल्लिंगवत इसका शब्द रूप चलेगा। जो नपुंसक लिंग हैं उनके भी शब्द रूप पुल्लिंगवत चलेंगे सप्तमी में, तो शब्द रूप ऐसे ही बनेगा। स्थलयोः, स्थल स्थलयोः, तो यहाँ लिखेंगे सप्तमी एक वचन में इसका रूप बनेगा स्थले, स्थले स्थलयोः, स्थलेषु स्थलेषु। सप्तमी बहुवचन में ये रूप बनेगा मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसेषु दिवसे दिवसे दिवसयोः दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु। अब व्यजनम व्यजने व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु व्यजनेषु, क्षेत्रयोः व्यजन, ये सब नपुंसक लिंग में, दोनों ही नपुंसक लिंग में है, किंतु ये नियम है कि द्वितीय विभक्ति के पश्चात 3 से लेकर 7 तक, तीसरी से लेकर सप्तमी विभक्ति तक नपुंसक लिंग के शब्द रूप पुल्लिंगवत चला करते हैं, इसलिए इन सब के शब्द रूप यहाँ पुल्लिंगवत बने हैं। इसी प्रकार अवसरे मंदिरे इत्यादि के शब्द रूप एकदम पुल्लिंग के अनुसार, जैसे पुल्लिंग के शब्द रूप बनते हैं सप्तमी में वैसे ही बन रहे हैं, उसी नियम के कारण कि प्रथमा द्वितीया में नपुंसक लिंग का शब्द रूप भिन्न होगा, तृतीया से लेकर सप्तमी तक इनका शब्द रूप पुल्लिंगवत चलेगा या चला करेगा। जैसे पुष्पम है, यह भी नपुंसक लिंग का है। तो इस प्रकार नपुंसक लिंग के शब्द सप्तमी विभक्ति में कैसे चलेंगे, उनका अभ्यास कैसे किया जाता है, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है।
लिखा लिखाकर उनका अभ्यास करवाया जा रहा है। पुष्पे पुष्पयोः पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु मंदिरे मंदिरयोः मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु अवसरे अवसरयोः अवसरेषु स्थले स्थलयोः स्थलेषु दिवसे दिवसयोः दिवसेषु क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। तो इस प्रकार पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को सप्तमी विभक्ति में तीनों वचनों में यहाँ अभ्यास कराया गया है इस हेडिंग में। अब दूसरी जो हेडिंग है यह है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदेषु चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कह रहे हैं इस पंक्ति का आशय है कि कोष्ठकेषु कोष्ठक में दिए गए कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित पदों में चित्वा चुनकर समुचित पदों में चुनकर रिक्त स्थानों को, ये नपुंसक लिंग है, द्वितीय बहुवचन में है, रिक्त स्थानों को भरो ये लोट लकार क्रिया लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। कोष्ठक में ये भी सप्तमी बहुवचन में, ये भी सप्तमी बहुवचन में है। समुचित पदेशु ये भी सप्तमी बहुवचन में है। चित्वा में अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है। अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ है जब करके, खाकर, जाकर इत्यादि इसका अर्थ हुआ करता है। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित पदों में कोष्ठक में प्रदत्त, ये इसका मूल रूप से आशय यही होगा, एक समरी के रूप में या एक पद के रूप में इसको यही कहा जा रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से कोष्ठक में दिए गए समुचित करें। कोष्ठक में दिए गए कोष्ठकेशु कोष्ठक में प्रदत्त शब्द कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित पदों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित पदों में इसलिए कहा जा रहा है कि जो उचित है पद उसी में से एक को चुनना है। समुचित पदों में चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। समुचित पदों में इसलिए सप्तमी दे रहे हैं कि समुचित पदों में से ही एक का चयन करना है हम लोगों को। दूसरी हेडिंग है ये, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित, इसीलिए वाक्य नहीं बैठ रहा था। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये वाक्य सही हो गया। इसीलिए यहाँ गलती से त्रुटिवश यहाँ सप्तमी बहुवचन हो गया था, इसीलिए वाक्य नहीं बैठ रहा, बार बार पढ़ना पड़ रहा था उसको। तो यही संस्कृत की महिमा है, कुछ भी गलत रहेगा तो वाक्य नहीं निकले, वाक्य बैठेगा नहीं सही से बोलने में, वो वाक्य बैठेगा नहीं। स्पष्ट ही आशंका हो जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है लगा, इसीलिए PDF देखना पड़ा कि क्या सही है। अब यहाँ पे 6 वाक्य दिए गए हैं, 6 वाक्य देके अभ्यास करवाया जा रहा है। तो वाक्य जितना अभी अधूरा ही पढ़ लेते हैं, तभी पता चलेगा कि क्या उचित होगा यहाँ पे। इन स्थलों पे जहाँ पे भरना है, इन स्थलों पे क्या ले आएंगे, कोष्ठक से चुनकर किसको ले आएंगे इन स्थलों पर। तो बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहवः उत्सवाः कहाँ होते हैं, तो भारते, भारतम नहीं होगा, गलत है ये, भारते भारत में सप्तमी एक वचन में। यहाँ भी इस एक्सरसाइज में या इस अभ्यास में इस शीर्षक के अंतर्गत भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग दिखाया जा रहा है, उसी का प्रयोग करवाया जा रहा है, अभ्यास करवाया जा रहा है। बहुत सुंदर रणनीति है NCERT की व्याकरण सिखाने की। देख कितने सरल तरीके से कठिन व्याकरण के तरीकों को सिखाया जा रहा है, अभ्यास करवाया जा रहा है। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, ये हो गया। अब दूसरा वाक्य है मीनाः वसन्ति। मीनाः का अर्थ मछली, मछली को मीन कहते हैं। मीनाः ये प्रथमा बहुवचन में, पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में। मीनः मीनौ मीनाः। मीनाः कुत्र वसन्ति, सरोवरे। सरोवरात् पंचमी में है,
ये गलत हो जाएगा, ये रखेंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। सरोवरे रखेंगे, सरोवरे, सरोवरे तालाब में या झील में मछलियाँ, सरोवर तालाब को ही कहेंगे यहाँ, बड़ा जो तालाब होता है उसको सरोवर कहते हैं। सरोवरे मीना वसंती, तालाब में मछलियाँ रहती हैं। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, कहाँ पे लोग फूल अर्पित करते हैं, किसको फूल अर्पित करते हैं, तो मंदिरेण गलत है, तृतीयांत है, मंदिरे सप्तमी है, इसको ले आएंगे। जनाः मंदिरे, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। खगाः, ये चौथे नंबर का वाक्य है। खगाः निवसन्ति, तो कुत्र निवसन्ति, पक्षी कहाँ पर रहते हैं, रात में जब वो वापस लौट के जाते हैं तो कहाँ रहते हैं, कहाँ अपनी रात बिताते हैं, तो नीडानी, नीडानी प्रथमा बहुवचन है, गलत हो जाएगा। नीडेशु, नीडेशु घोंसलों में, पक्षी घोंसलों में निवास करते हैं, निवास करते हैं या रहते, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। छात्राः, पाँचवें नंबर का वाक्य, ये पांचवा है, पांचवा वाक्य है। पांचवें, छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, तो प्रयोग कहाँ किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग कहाँ किया जाता है, विकास के लिए, आविष्कार के लिए इत्यादि प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रयोगशाला। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग, सप्तमी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग स्त्रीलिंग में कैसे होगा, ये अभ्यास के द्वारा बताया जा रहा है। पुल्लिंग नपुंसक लिंग में अभ्यास करवा चुके सप्तमी का, अब ये स्त्रीलिंग में है। तो प्रयोगशाला, प्रयोगशालाया, ये षष्ठी एक वचन में है, प्रयोगशालायाम ये सही हो जाएगा। छात्रा प्रयोगशालायाम, शाला जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जब इसका शब्द रूप सप्तमी में चलाएंगे तो ये बनेगा सप्तमी एक वचन में, प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालयो, प्रयोगशालासु, जब इसको सप्तमी बहुवचन में चलाएंगे तो इसका ये रूप, छात्रा प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम, छात्रा प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र शाला में प्रयोग करते हैं। अब छठा वाक्य है पुष्पाणि विकसन्ति, तो पुष्पाण पुष्प फूल कहाँ पे विकसित होते हैं, उद्यानस्य, उद्याने, उद्यानस्य षष्ठी है, संबंध है, ये गलत हो जाएगा। उद्याने सही है, उद्याने बगीचे में फूल खिलते हैं। पुष्पाणि, पुष्पाणि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी इसकी उसी के अनुसार बहुवचन में आई, अन्य पुरुष में आई। ये हो गया। भारतीय बहवः उत्सवाः भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव होते हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं। सरोवरे मीनाः वसन्ति, तालाब में मछली रहा करती हैं। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, जो लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। खगाः निर्देश वसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। ये हो गया, ये हो गई दूसरी हेडिंग या दूसरा शीर्षक हो गया। अब तीसरी और चौथी हेडिंग हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 वाक्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 वाक्य हैं। इनका प्रयोग दिखाया गया है सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में प्रयोग कैसे किया जाएगा, कर्ता और क्रिया, क्रिया का तीनों का दोनों का मिला के, तो इस वाक्य, इस हेडिंग के अंतर्गत ऐसे सप्तमी विभक्ति वाले छोटे छोटे वाक्यों को लिखना सिखाया जा रहा है। ऊपर हेडिंग क्या है पढ़ लेते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचेत, ये दोनों पद नपुंसक लिंग में है। अधोलिखितानि पदानि वाक्यानि सार्थकानि, ये चारों पद यहाँ पे नपुंसक लिंग में है। अधोलिखितानि पदानि, पदों का ये विशेषण है, इसीलिए इसी के अनुसार पुल्लिंग, इसी के अनुसार इसका लिंग वचन और पुरुष आ रहा है। सार्थकानि वाक्य भी नपुंसक लिंग में है, इसीलिए इसके साथ जो विशेषण आ रहा है वह उसी लिंग, समान विभक्ति, समान वचन में आ रहा है। और ये सब द्वितीय बहुवचन में बन रहे हैं, सब द्वितीय बहुवचन, चारों वाक्य यहाँ पे। अधोलिखितानि पदानि, तो नीचे लिखे गए पदों को, नीचे लिखे गए पदों को आधार बनाकर सार्थकानि वाक्यानि, सार्थक वाक्यों को बनाओ। रचयत क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो पहला पद लेते हैं, वानराः, बंदर हैं। बंदर की मुख्य प्रकृति क्या है, इनका जो मुख्य स्वभाव क्या है, कूदना। कहाँ पे कूदते हैं, तो वृक्षों पे कूदते हैं। वाक्य बनेगा वानराः वृक्षेषु, वृक्षेषु क्या है, पुल्लिंग है, सप्तमी बहुवचन में। वृक्षेषु कूर्दन्ति, वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। अब दूसरा वाक्य है सिंहाः, सिंह अर्थात शेर। शेर का
मुख्य वैशिष्ट्य क्या है? गरजना। यह गरजता है, रहता कहाँ है? वन में रहता है। तो ये वाक्य बनेगा सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। सिंह वन में, सिंह जंगल में या शेर जंगल में गरजता है। ये हो गया। अब तीसरा हो गया मयूरा। मयूर, मोर की मुख्य विशेषता क्या है? नर्तन करना। तो मयूरा, ये क्रिया इसके साथ लगेगी, मयूरा। और वनेषु हो गया, वृक्षेषु हो गया, तो मयूराः मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति कुत्र? उद्याने। मयूराः मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, ये हो गया तीसरा वाक्य। अब मत्स्या, मत्स्य माने मछलियाँ। मत्स्या, इनकी विशेषता क्या है? तैरना इनकी विशेषता है। कहाँ पे? जल में। तो मत्स्याः जले मत्स्याः जले तरन्ति। तरंती अर्थात तैरती हैं, मछलियाँ जल में तैरती हैं। खगाः, खग माने पक्षी। पक्षी की क्या विशेषता है? उत्पतंती, उड़ना इनकी विशेषता है। कहाँ पे? आकाश में। खगाः आकाशे खगाः आकाशे उत्पतंती। उत्पतंती, ये कर्ता बहुवचन में था, इसलिए क्रिया भी सारे स्थलों पे बहुवचन में ही आई है। यहाँ आकाशे, आकाशे सप्तमी अंत है, एक वचन में है, सप्तमी एक में है, यह भी नपुंसक लिंग है और सप्तमी एक वचन में है। उद्यानम नपुंसक लिंग में है, सप्तमी एक वचन में है। वनम नपुंसक लिंग में है, सप्तमी बहुवचन में है। वृक्ष पुल्लिंग में है, सप्तमी बहुवचन में है। वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, वानर पेड़ों पर कूदते हैं। सिंहा वनेषु गर्जन्ति, शेर वनों में, शेर वनों में गरजते हैं, वृक्षों पर कूदते हैं। मयूर जो है, मयूर उद्यान में, मोर उद्यान में नाचते हैं। मछलियाँ जल में तैरती हैं। खग या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आ रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो छोटी सी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है पुष्पोत्सव वाली, उन्हीं का यहाँ पे प्रश्नोत्तर आ रहा है। उन्हीं के संबंध, पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर उन्हीं उसी कहानी में इनके उत्तर छिपे हुए हैं। तो पहला प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत कहा गया है कि प्रश्नों के, प्रश्नानाम क्या है? षष्ठी बहुवचन में है। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखत, लिखत क्या है? ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है ये। तो जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ पर चढ़ाते हैं। इसमें दिया गया है कि देहल्याः, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में ये लगा करता है पुष्प, ये मेला पुष्पोत्सव होता है। और योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति जनाः। इसका उत्तर होगा जनाः पुष्प व्यजनानि जनाः पुष्प व्यजनानि बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले। अब वह समाधि स्थल कहाँ? योगमाया के मंदिर के प्रांगण में ही कदाचित स्थित, योगमाया के मंदिर के प्रांगण में स्थित है। योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी, योगमाया मंदिर, मंदिर में या फिर मंदिर के प्रांगण में स्थित है। तो इसको भी साथ लगाएंगे। जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले
इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। योगमाया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थित है, इसलिए योगमाया मंदिर लिख सकते हैं, या फिर जनाह पुष्प व्यजनान बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति, ये भी केवल कह सकते हैं। योगमाया मंदिर को हटा भी सकते हैं, किंतु उसी मंदिर के अंदर समाधि है, इसलिए लिख सकते हैं ऐसा। अब दूसरा वाक्य है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। तो पुष्पोत्सवस्य आयोजनम पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे, इसमें सीधे सीधे कहा गया है। कदा भवति, समय पूछा जा रहा है, सिर्फ समय पूछा जा रहा है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे, अक्टूबर मासे भवति। अब अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति। तो अस्माकं भारतदेशः, इसका उत्तर होगा अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। हमारा भारत देश त्यौहार प्रिय है, यहाँ के लोग त्यौहार प्रिय हैं। अब पुष्पोत्सवम के नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्प तो कहेंगे पुष्पोत्सवम 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 फूल वालों की सैर, हिंदी में कहेंगे फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः पुष्पोत्सवम यहाँ पे अनुस्वार है, पुष्पोत्सवम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अब 5वें नंबर का प्रश्न है मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधिस्थलञ्च अस्ति। तो मेहरौली क्षेत्रे, इसका उत्तर होगा मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलम समाधिस्थलं च अस्ति। ये हो गया मेहरौली क्षेत्र कस्याः मंदिरम कस्य समाधिस्थलम च। मेहरौली क्षेत्र में किसकी मंदिर और किसकी समाधि है। तो योगमाया का मंदिर है, योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य इसलिए कहा क्योंकि बख्तियार काकी इस नाम के संत की समाधि स्थल है या समाधि है। जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग पुष्पों के पंखों को योगमाया के मंदिर में स्थित बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। इसका ये हिंदी भावार्थ हुआ। अब पुष्पोत्सव से आयोजनम अक्टूबर मास में होता है। पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में होता है। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। पुष्पोत्सव को फूल वालों की सैर इस नाम से जाना जाता है या इस नाम से यह प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्र में योगमाया का मंदिर है और बख्तियार काकी इन संत की समाधि स्थल है। इन संत का समाधि स्थल है। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार ये तीसरी और चौथी हेडिंग है। 5वीं हेडिंग में दे रहे हैं कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत।
इसका अर्थ है कि ये सब सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित उचित विभक्ति को चुनकर उचिताम विभक्तिम, उचिताम क्या है, उचिताम विभक्तिम, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसके साथ जो विशेषण आया वह भी स्त्रीलिंग में ही आया। उचिताम ये द्वितीय वचन में है, ये भी ये आकारांत है, द्वितीय वचन में है, ये इकारांत है, स्त्रीलिंग में है, ये भी इकारांत में है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है, और दोनों ही द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। प्रयुज्य तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति को प्रयुज्य प्रयोग करके वाक्यों को भरो। वाक्यों को ये क्या है, ये द्वितीय बहुवचन में है, नपुंसकलिंग में है। पूर्यत का अर्थ है पूरा करो या भरो, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। एक उदाहरण दे रहे हैं, सरोवरे मीनाः सन्ति। सरोवरे सरोवरे मीनाः सन्ति, वाक्य में सरोवर था। विभक्ति का प्रयोग हम लोगों को स्वयं ही समझकर करना है कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। और ये प्रकरण जो है सप्तमी विभक्ति का प्रकरण है। ये एकादशा पाठ में इस पाठ के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखा रहे हैं। सप्तमी विभक्ति तीनों ही वचनों में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति दो वचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो सप्तमी का तीनों वचनों में प्रयोग दिखा रहे हैं, तीनों वचनों तीनों लिंगों में प्रयोग दिखा रहे हैं। इसीलिए स्पष्ट है कि यहाँ भरने के लिए जो आएगा वो सप्तम्यंत पद ही आएगा। यहाँ अभी विभक्ति नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों को विभक्ति अपनी तरफ से लगानी है। इस वाक्य के भाव के अनुसार प्रकरण सप्तमी विभक्ति का है तो अनुमान कर लेना चाहिए कि इसमें सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, सरोवरे मीनाः सन्ति। सरोवर का अर्थ है तालाब या बड़ा तालाब। तो सरोवर, यहाँ सरोवर में विभक्ति नहीं लगी थी, किंतु हम लोगों को मछली कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं, वहाँ आधार आ रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगी, एक वचन की सप्तमी विभक्ति आएगी। सरोवरे मीनाः सन्ति, जब इसकी विभक्ति बदल दिए तो ये सरोवरे हो गया, सरोवर से सरोवरे। अब उदाहरण पढ़ते हैं, 5 वाक्य बनाने हम लोगों को। तो कच्छपाः भ्रमन्ति, कच्छपाः भ्रमन्ति, कच्छप कछुआ जो जल में रहता है। कच्छपाः भ्रमन्ति, कच्छपाः कर्ता बहुवचन में है, क्रिया भी बहुवचन में आए तो इसका आधार जो आ रहा है, कच्छप जो है कहाँ रहते हैं, कहाँ में रहते हैं, में आधार है, स्पष्ट है कि आधार है। तो तडाग, तडाग आ रहा है, तडाग में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, तडागे। तडागे कक्षपाः भ्रमन्ति, सरोवर में या तालाब में कछुए भ्रमण करते हैं। अब सैनिकाः सन्ति, शिविर है, शिविर में सैनिक रहा करते हैं, में आधार आ रहा है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन लगेगी। शिविर, सैनिकाः सन्ति शिविर, शिविरे शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में तंबू का बनता है, शिविर अस्थायी बनता है, तो इसका अर्थ है कि शिविर में सैनिक रहा करते हैं, या शिविर में रहने के अर्थ में नहीं आ रहा है, शिविर में सैनिक हैं, विद्यमान हैं। तो शिविरे, अभी कोई विभक्ति नहीं है, इसमें सप्तमी एक वचन लगा देंगे तो बनेगा शिविरे, शिविरे सैनिकाः सन्ति। अब यानानि चलन्ति, यानानि कहाँ चलते हैं, वाहन कहाँ चलते हैं, तो यहाँ राजमार्ग दिया गया है, कोई विभक्ति नहीं है, तो इसको सप्तमी लगा के यहाँ ले आएंगे। यानानि राजमार्गे, यानानि राजमार्गे चलन्ति, वाहन राजमार्ग पर चलते हैं, सब में सप्तमी विभक्ति आएगी। रत्नानि सन्ति कुत्र, यहाँ धरा दिया गया है, तो धरा क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। शिविरः, सरोवरः, तडागः, राजमार्ग, ये सब पुल्लिंग में थे शब्द, सब पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है। सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी, सप्तमी एक वचन आई तो इनका यह स्वरूप बना। अब धरा है तो धरा को सप्तमी विभक्ति में ले जाएंगे तो क्या होगा, रत्नानि सन्ति, तो धरायाम, धरायाम रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में या धरा में बहुत रत्नानि, रत्नानि बहुवचन में है, पृथ्वी में
रत्न हैं, ये रत्न हैं या फिर कीमती धातुएं हैं। अब बालाह क्रीडन्ति, बालाह बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं कहाँ, तो क्रीडा क्षेत्र है, क्रीडा क्षेत्र है तो इसको सप्तमी विभक्ति बना के यहाँ रखेंगे। बालाह क्रीडा क्षेत्रे, बालाह क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के मैदान में या खेल के प्रांगण में खेल रहे हैं। ये हो गया। सरोवरे मीनाः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। तडागे कच्छपाः भ्रमन्ति, तालाब में कछुए भ्रमण करते हैं। शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति, वाहन राजमार्ग पर चलते हैं। धरायां रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में रत्न हैं। बाला क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के प्रांगण में खेलते हैं। क्रीडा क्षेत्र है तो ये सप्तमी, ये समस्त पद है। क्रीडाया क्षेत्रे क्रीडा क्षेत्रे। अब छठी हेडिंग है मंजूषातः पदानि चित्वा, इसका अर्थ मंजूषा से, मंजूषा या कोष्ठक से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरो। ये द्वितीय बहुवचन में है, ये भी द्वितीय बहुवचन में है, दोनों का ही लिंग नपुंसक है। नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन में। कोष्ठक से या बॉक्स से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए या भरो। पुरियत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अब पद क्या क्या है, पुष्पेषु, गंगायाम, विद्यालय, वृक्षयोः, उद्यानेषु। ये पद कहाँ पे उचित बैठेंगे यही हम लोगों को समझना है। तो वयम, वयम पठामः, वयम पठामः, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन में है, क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में आई। वयम पठामः कहाँ पे पढ़ते हैं, किस स्थल पे पढ़ते हैं, जो औपचारिक शिक्षा हम लोग लेते हैं, तो विद्यालय, विद्यालय यहाँ पे उचित है। वयम विद्यालये पठामः। अब जनाः, जनाः कहाँ पे भ्रमण, लोग कहाँ पे भ्रमण करते हैं, लोग भ्रमण करते हैं। ये जनाः अन्य पुरुष में है, बहुवचन में है। भ्रमंती इसलिए इनके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी अन्य पुरुष बहुवचन में आ रही है। जनाः भ्रमंती कहाँ पे, तो उद्यानेषु, जनाः उद्यान, लोग बगीचों में। उद्यानेषु बहुवचन में, उद्यानम नपुंसक लिंग बहुवचन सप्तमी बहुवचन में आ रहा है पद ये। जनाः उद्यानेषु भ्रमंती, लोग बगीचों में घूमा करते हैं। अब नौकाः सन्ति, नौकाः सन्ति, नौकाः सन्ति, नौकाः तो नौका कहाँ पे है, नौकाः सन्ति गंगायाम, 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 गंगा में नौकाएं हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा नदी में नौकाएं हैं। अब भ्रमराः गुंजन्ति, तो भ्रमराः भंवरे जो है कहाँ पे गुंजार करते हैं, किसके ऊपर मंडरा मंडरा कर गुंजन करते हैं, तो पुष्पेषु। भ्रमराः पुष्पेषु, पुष्पेषु ये नपुंसक लिंग में पद है, सप्तमी बहुवचन में बन रहा है। गंगा स्त्रीलिंग में है, टाप प्रत्यय लग रहा है, स्त्रीलिंग में है, तो सप्तमी एक वचन का ये रूप बनेगा। जना उद्यानम नपुंसक लिंग है, विद्यालय पुल्लिंग है, उद्यानम नपुंसक लिंग है, सप्तमी बहुवचन में इसका ये रूप पुल्लिंग वत ही इसका रूप बनेगा। विद्यालय पुल्लिंग है, सप्तमी एक वचन में इसका ये रूप बनेगा। तो पक्वानि, फलानि पक्वानि सन्ति, ये सब हो गए। अब ये वृक्षयोः, वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षयोः ये क्या है, ये सप्तमी दो वचन में पद आ रहा है। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी दो वचन में आ रहा है। पेड़ों पर फलानि पक्वानि, पेड़ों पर फल पक गए हैं, पेड़ों पर फल पके हैं या पके फल हैं, पेड़ों पर पके फल हैं, ये हो गया। उचित वाक्य कैसे होगा, वयम विद्यालय पठामः, जनाः उद्यानेषु, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में भ्रमण करते हैं। गंगायाम नौका सन, गंगा में नौका है क्योंकि नदी में जल है, जल में ही नौका रह सकती हैं, तो गंगायाम नौका सन्ति। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों पर, दो वृक्षों पर फल पके हैं, ये कह सकते हैं दो वृक्षों पर फल पके हैं, पके फल हैं, ये हो गया। पांचवी और छठवीं
हेडिंग का अभ्यास, ऐसे इनका अभ्यास करेंगे, ऐसे उचित पद चुनेंगे। इसमें भी ऐसे हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये एकादश रुचिरा कक्षा 6 एकादश पाठ पुष्पोत्सव, इस शीर्षक के अंतर्गत इसका जो पाठ्य सामग्री आ रही थी, इसकी पाठ्य सामग्री का भी अध्ययन कर लिया, स्टोरी का और अभ्यास जो स्टोरी से रिलेटेड ग्रामेटिक पोर्शन आ रहे थे भरने के लिए, अभ्यास कराने के लिए, उनका भी अभ्यास हम लोगों ने कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।